बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे, आप खुश व खुर्रम रहें, मेरी दुआ है। ये एक नए लेक्चर के साथ, एक और टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में फिर से वदारजुम हाजिर है। आज हमने जो फिज़िक्स डिस्कस करना है लेक्चर, उसका नेम है लेक्चर नंबर 6 आज हम डिस्कस करेंगे, जो कि केस हम ऑलरेडी पिछला डिस्कस कर चुके हुए थे। उसी का हमने एक और केस जो है वो डिस्कस करना है। जैसे मैंने आपको पिछले लेक्चर में, लास्ट लेक्चर में बताया था कि हम डिस्कस कर रहे हैं टेंशन एंड एक्सेलरेशन इन अ स्प्रिंग, कि किस तरह जो है वो टेंशन और एक्सेलरेशन जो है किसी भी स्प्रिंग में प्रोड्यूस की जा सकती है या होती है। अच्छा, अब थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। इससे पहले हमने जब डिस्कस किया था तो हमने एक नॉर्मल एक स्टैंड लेकर उसके ऊपर एक स्ट्रिंग के साथ एक ब्लॉक को हमने क्या किया था, सस्पेंड किया। और जब हमने उसको फ्री किया तो हमें ये फील हुआ कि बॉडी जो है या तो डाउनवर्ड मूव करती है या अपवर्ड मूव करती है या रुक जाती है। ठीक है, तो उस केस में हमने कहा बॉडी रुक गई, तो हमने कहा डाउनवर्ड फोर्स और अपवर्ड फोर्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। फिर हमने ये देखा कि जब वेट किसी ऑब्जेक्ट का ज़्यादा हो जाता है तो वो कहाँ मूव करती है, डाउनवर्ड, और जो टेंशन होती है वो उसकी जो अपोजिट लग रही होती है उसकी वैल्यू उससे कम होती है। अगर बॉडी अपवर्ड मूव करती है तो इट मीन्स कि वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज लेस देन द स्ट्रिंग, टेंशन इन अ स्ट्रिंग। ओके, तो पिछली मरतबा हमने जो डिस्कस किया था वो हमने किया था वर्टिकल मोशन ऑफ टू बॉडीज़। हमने कहा था कि डिस्कस किया था कि दोनों ही बॉडीज़ जो है वो अप एंड डाउन मूव कर रही थी। हैवियर वन इज़ मूविंग डाउनवर्ड एंड द डेफिनेटली लाइटर वन इज़ मूविंग अपवर्ड। और हमने बॉडी ए और बॉडी बी दोनों पर लगने वाली फोर्सेस को कंपैरिजन किया और फिर वहाँ से हमने एक्सेलरेशन और टेंशन की जो इक्वेशंस थी उनको हमने ड्राइव किया। अच्छा, अब मैंने आपको कहा था कि इसी का हमने एक और केस डिस्कस करना। अब हमने सिर्फ क्या किया, अपनी मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट को एक को चेंज किया। क्या किया, चेंज किया। देखिए, हमने अब आज जो डिस्कस कर रहे हैं केस कि मोशन ऑफ टू बॉडीज़, उसी तरह दो ही बॉडीज़ होंगी जो कि अटैच होंगी एंड ऑफ अ स्ट्रिंग, दोनों ही इसी तरह अटैच होंगी। डेट पासिस, जो गुजर रही होगी ओवर अ फ्रिक्शनलेस पुल्ली, उसी तरह जो पुल्ली होगी वो फ्रिक्शनलेस होगी। सच दैट वन बॉडी मूव्स वर्टिकली, एक बॉडी जो मूव करेगी वर्टिकल, बट अदर मूव ऑन अ स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस, जबकि जो दूसरी होगी वो हॉरिजॉन्टल मूव करेगी। कैसे? वैसे तो डायग्राम आपके पेज पर 66 पेज पर बनी हुई है, थोड़ी सी हम यहाँ डिस्कस कर लेते हैं। तो ये कोई हमारे पास एक स्मूथ सरफेस है, उसके साथ आपने पुल्ली को लगाया, और ये कोई एक ऐसा टेबल है। ठीक है, उसने ये कहा कि वन बॉडी मूव वर्टिकली डाउनवर्ड और अदर वन इज मूव ऑन अ स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस। तो अगर ये बॉडी ए है और ये बॉडी बी है, ये तो मूव करेगी डाउनवर्ड, लेकिन अब ये क्योंकि टेबल के ऊपर रखी हुई है और ये जो टेबल की सरफेस है ये बहुत स्मूथ है, यानी कि इसमें कोई फ्रिक्शन नहीं आ रही, फ्रिक्शनलेस होगी। तो ताकि कितनी भी मोशन हो उनको ये इस तरह मूव करेगी हॉरिजॉन्टल और ये डाउनवर्ड मूव करेगी। कब करेगी? तब करेगी जब इसका जो मैस है वो हैवियर होगा देन बी। डेफिनेटली इसका मैस हैवियर होगा तो ये कहाँ आएगी, ऑटोमेटिकली डाउनवर्ड आएगी, जो हमने केस डिस्कस की। इसकी तरह वेट क्या होगा, m1g, इसका वेट क्या होगा, m2g। इसी तरह जो स्प्रिंग में टेंशन होगी वो ये होगी, और जो एक्सेलरेशन होगा थ्रू आउट द स्प्रिंग वो भी सेम होगा।
अच्छा, क्योंकि लास्ट लेक्चर हमने बड़ा डिटेल डिस्कस किया था, तो ये चीज़ें अब आपको पता है कि क्यों हमने फ्रिक्शनलेस पुली ली, क्यों एक्सेलेरेशन जो है वो थ्रू आउट द सिस्टम जो है वो सेम रहेगा, क्यों थ्रू आउट द स्प्रिंग जो है वो टेंशन सेम रहेगी, क्योंकि देयर इज़ नो फ्रिक्शन इन द पुली, दैन डेफिनेटली जो स्ट्रिंग है और वो इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग होगी, वो भी हमने लास्ट टाइम अच्छी तरह डिस्कस कर लिया था। बस अब हमने इनको मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट देखना है और डिस्कशन। अच्छा, अब क्योंकि हमने कहा कि बॉडी ए मूव्स डाउनवर्ड ड्यू टू हैवियर वेट, देन डेफिनेटली नेट फोर्स ऑन बॉडी ए, ये बिल्कुल पहले जो बॉडी ए की जो डेरिवेशन है ये बिल्कुल सेम है, डिटो कॉपी है पहले वाली की तरह। क्या होगी? वही उसी तरह होगी W1 माइनस टी। W1 क्यों का? क्योंकि वेट 1 जो है वो ज़्यादा है तो वो डाउनवर्ड मूव कर रहा है, ठीक है। F इज इक्वल टू क्या होगा कि M1G माइनस टी। अब हमें पता है अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ, F इज इक्वल टू किसके बराबर होता है? ma के। एंड डेफिनेटली ये वैल्यू इधर पुट करेंगे तो M1a इज इक्वल टू M1G माइनस टी, दैट इज आवर फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, ओके। ये तो बहुत इजी है। बॉडी ए मूव कर रही थी डाउनवर्ड, जो डाउनवर्ड बॉडी मूव करती है उसका वेट ज़्यादा होता है तो तब वो मूव करती है, तो वेट में से टेंशन को माइनस करते हैं, वेट की जगह M1G आ गया। फोर्स इज इक्वल टू ma के बराबर होती है, वो हमने इसको इक्वेट किया, एक इक्वेशन, ये बिल्कुल वही इक्वेशन है जो हमने केस 1 में डिस्कस की थी। अब असल बात जो आती है वो आती है बॉडी बी की मूवमेंट। अच्छा, पहले बॉडी बी खुद क्योंकि वर्टिकल थी वो तो अपवर्ड मूव कर रही थी, तो हमने नेट फोर्स लगा दी थी टेंशन माइनस वेट केस 1 में। बट अब अगर आप गौर से देखें तो बॉडी बी है जी एक टेबल के ऊपर स्मूथ सरफेस में, और बॉडी बी पर जो फोर्सेस लग रही हैं देयर आर 3 फोर्सेस एक्टिंग ऑन इट। सोचें ज़रा कैसे 3 फोर्सेस लग सकती हैं बॉडी बी पर। चलें, एक तो इसका वेट जो कि डाउनवर्ड वेट मूव कर रहा है, मूव तो नहीं कर रहा है लेकिन डाउनवर्ड वेट एक्ट कर रहा है ऑन द टेबल, ठीक है। एक रिएक्शन फोर्स ऑफ द टेबल टुवर्ड्स अपवर्ड। याद होगा आपने हमने न्यूटन्स थर्ड लॉ में पढ़ा था कि आप किसी बुक को एक टेबल पर रखते हैं, अ बुक laying on a table act an action on the table due to its weight, and on the reaction table reacts a opposite in equal force to the book। याद है? अब इसका मतलब ये हुआ कि ये जो बॉडी बी है ये टेबल पर कोई ना कोई तो ड्यू टू वेट फोर्स लगा ही नहीं होगी, और टेबल भी इसको रिएक्शन फोर्स अपवर्ड की साइड पर कोई तो लगा ही ना होगा। रिएक्शन फोर्स 2 फोर्सेज हो गए ना, एक डाउनवर्ड फोर्स ऑफ द वेट, एक अपवर्ड फोर्स ऑफ द टेबल रिएक्शन फोर्स, एंड द थर्ड वन इज द टेंशन विच इज क्रिएटेड बाय दिस ऑब्जेक्ट दैट इज मूव डाउनवर्ड, because this body is also attached the same string, then definitely it will move along the horizontal in this way। okay, अब नोट करें हमारे पास 3 फोर्सेस तो लग रही हैं, बट किस फोर्स की वजह से बॉडी के अंदर मूवमेंट पैदा हुई है उसको हम कहेंगे नेट फोर्स। नेट फोर्स क्या है कि क्योंकि बॉडी बी टेबल को तोड़कर नीचे नहीं आ रही, इट मीन्स के डाउनवर्ड मोशन नहीं है। रिएक्शन फोर्स ऑफ द टेबल नॉट टू मच कि ये ऊपर की तरफ जा रही है, ये भी नहीं है, इट मीन्स कि देयर इज नो वर्टिकल मोशन, इट मीन्स वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड द रिएक्शन फोर्स ऑफ द टेबल इज इक्वल, hence balance with each other and hence cancel the effect of the force। इसके मतलब ना अपवर्ड मोशन हो रही है ना डाउनवर्ड मोशन हो रही है, ठीक हो। then only there is a single force that is responsible to move this object towards
in this way or the motion of the object is being horizontal, तो ये टेंशन B हो, ठीक। तो फिर सिर्फ नेट फोर्स ऑन बॉडी B जो है वो सिर्फ और सिर्फ क्या है, टेंशन है। दोबारा समझ लें, बॉडी B पर लगने वाली फोर्स का जो नेट फोर्स, जो रिजल्टेंट फोर्स किसी भी जगह पे, वो सिर्फ टेंशन है, ठीक, क्योंकि ये सिर्फ टेंशन की वजह से मूव कर रहा है, बाकी और किसी वजह से मूव नहीं कर रहा, ठीक है। अब आप कहेंगे सर ये बेटे ये मूव कर रहा है अपने वेट की वजह से, लेकिन इसको अपवर्ड कोई ना कोई फोर्स खींच भी रही थी, तो ये इसका जो डिफरेंस है, ये डिफरेंस की वजह से वेट कर रहा है, वेट माइनस टेंशन। और ये इसका तो वेट क्योंकि कैंसिल हो रहा है रिएक्शन के साथ, हमने नीचे सपोर्ट दे दी, इसलिए ये सिर्फ और सिर्फ किसकी वजह से कर रहा है, टेंशन की वजह से, ठीक। तो फिर F इक्वल टू किसके बराबर हो गया, T, और F किसके बराबर होता है, m2a जो डेट इज इक्वल टू T। ये हमारे पास क्या आ गई, हमारी इक्वेशन। बात समझ आ गई है, m1g माइनस टी, ये तो इक्वेशन बॉडी A के लिए तो सिमिलर है, सिर्फ बॉडी B है जिस पर लगने वाली तीन फोर्सेस हैं, जिसमें से ठीक यहाँ तक अब हमने ड्राइव कर लिया। अब इसको यहाँ तक हम रीड आउट करते हैं। कहते हैं कंसीडर टू बॉडीज A एंड B ऑफ masses m1 एंड m2 respectively, okay, attached to the ends of an inextensible string as shown in figure। हमने भी inextensible string के साथ बॉडी A और बॉडी B को जिनके मैसेज m1 और m2 थे उसको अटैच कर दिया। कहते हैं लेट द बॉडी A मूव डाउनवर्ड, इस मीन्स के बॉडी A कहाँ मूव कर रही है, डाउनवर्ड, लेट्स, और वो तभी है कि बॉडी A इज हैवियर देन बॉडी B with acceleration A, since the string is inextensible, therefore body B also move over the horizontal surface with the same acceleration A। क्योंकि ये फ्रिक्शनलेस पुली है तो जितनी स्पीड से एक्सेलरेशन से ये नीचे आएगी उतनी एक्सेलरेशन से ये इस तरफ मूव करेगी, ठीक है। As the pulley is frictionless, hence tension T will be the same throughout the string। तो टेंशन जो T होती है वो थ्रू आउट द स्ट्रिंग क्या रहती है, सेम रहती है। सिंस बॉडी A मूव डाउनवर्ड, देयरफॉर इट्स वेट m1g इज ग्रेटर देन द टेंशन T इन द स्ट्रिंग। कहता है कि बॉडी A क्योंकि मूव कर रही है डाउनवर्ड, तो इसका मतलब ये हुआ कि वेट जो है m1g वो क्या हुआ, ग्रेटर हुआ किससे, टेंशन T इन द स्ट्रिंग से। ये जो वेट है ये डेफिनेटली हैवियर हो, ज़्यादा है, तो इसलिए ये वेट टेंशन से क्या होगा, ज़्यादा होगा, और बॉडी कहाँ मूव करेगी, डाउनवर्ड मूव करेगी। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन m1g माइनस टी इज इक्वल टू ma, m1g माइनस टी इज इक्वल टू ma, और वन केस है तो हमने वन इसको लगाया। ये वाली इक्वेशन बिल्कुल वैसी ही है जैसे हमने इससे पहले वाली इक्वेशंस को दिया था। द फोर्स एक्टिंग ऑन बॉडी B, अब असल बात जो है वो ये है कि इस बॉडी B पर जो लगने वाली फोर्सेस हैं वो किस तरह की हैं, ठीक है। ओके, सॉरी फॉर द इंटरप्शन, मेरा वो एक डोर में बंद करने गया था। अच्छा, हुआ ये कि हमने बॉडी B के ऊपर जो फोर्सेस लगाई, अब उसकी वो कहते हैं कि बात करनी है। आप ऊपर देखें, द फोर्सेस एक्टिंग ऑन बॉडी B कौन कौन सी हैं, देयर आर थ्री फोर्सेस। देखें कौन कौन सी जी, वेट m2g ऑफ द बॉडी B एक्टिंग डाउनवर्ड, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि बॉडी B का जो वेट है जो कि क्या कर रहा है, डाउनवर्ड। बुक पर बैठे साथ से रीड भी करते हैं, आपको फिर समझ आएगा। रिएक्शन R ऑफ द हॉरिजॉन्टल सरफेस एक्टिंग ऑन बॉडी B इन द अपवर्ड डायरेक्शन, द रिएक्शन ऑफ द टेबल ऑन द बॉडी इन अपवर्ड, and the tension T in the string pulling the body B horizontally over the smooth surface, और tension T जो इसके ऊपर लग रहा है, ठीक है। अब वो कहता है as body B has no vertical motion, क्योंकि बॉडी B में कोई वर्टिकल मोशन नहीं है, ना अप जा रहा है ना डाउन जा रहा है,
Hence resultant of vertical forces that is m2g and r. रिजल्ट कहते हैं मजमुआ, यानी कि m2g अगर पॉजिटिव है तो r नेगेटिव है, तो इन दोनों का जो बैलेंस है वो क्या होगा, मस्ट बी ज़ीरो. देन द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन बॉडी B इज ओनली टेंशन. अंडरस्टैंड कर रहे हैं? 3 फोर्सेस लग रही हैं, 2 आपस में एक दूसरे को क्या कर रही हैं, कैंसल आउट कर रही हैं. ओनली थर्ड फोर्स that is tension is responsible to the object to move the body B on a horizontal surface. That is T equal to m2a. अंडरस्टैंड कर गए? तो ये 2 इक्वेशन. सिमिलरली उसी तरह हम जैसे हमने पहले किया था, ऐड करेंगे हम a एंड b को. a क्या है हमारे पास, m1g minus t is equal to m1a and t is equal to m2a. यही है ना, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे. ये हमारे पास आएगा कि m1g is equal to m1a plus m2a. और क्योंकि हमने एक्सेलरेशन निकालना है तो m1g is equal to एक्सेलरेशन m1 plus m2, और एक्सेलरेशन बराबर हो जाएगा m1 ओवर m1 plus m2 इंटू g. बहुत इजी. और उससे ज़्यादा क्योंकि रिड्यूस फॉर्म होगी, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ हमारे पास टेंशन ही थी, तो इसलिए आपने देखा सिर्फ टेंशन एक दूसरे से कैंसिल आउट हुई और आपने ए को कॉमन लिया और उसको डिवाइड किया बच्चे. ठीक, ये तो था कि आपके पास टेंशन. अब आपने क्या निकालना है, टेंशन. उसी तरह टेंशन के लिए हम इसको क्या करेंगे, पहले में हमने डिवाइड किया था, डिवाइड करने की जरूरत नहीं है. देखें टेंशन किसके इक्वल है, m2 एक्सेलरेशन. किसके इक्वल है, m2 इंटू एक्सेलरेशन. टेंशन इक्वल है m2 इंटू एक्सेलरेशन. यही है. अब हमने टेंशन निकाली, एक्सेलरेशन की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, बस यही एक्सेलरेशन की वैल्यू ये वाली यहाँ पुट कर देंगे तो ऑटोमेटिकली हमारे पास क्या आ जाएगी, टेंशन आ जाएगी. तो t इक्वल टू m2, इसके साथ क्या होगा, m1 ओवर m1 प्लस m2 इंटू g. और इसको अगर आप रीअरेंज करेंगे तो m1 m2 m1 प्लस m2 इंटू g. ये आपके पास आ गया टेंशन. ठीक है. और इसी तरह आप रीअरेंज कर फिर यहाँ से वो g की वैल्यू भी निकाल सकते हो, जो हम ऑलरेडी पहले भी निकाल चुके हैं, तो वो भी आप इसको निकाल सकते हैं. तो ये जो टॉपिक है बेटा आज हमारा सेकंड भी कंप्लीट हो गया है, जिसमें हमने मोशन ऑफ 2 बॉडीज जो कि अटैच की गई थी किसी स्ट्रिंग के साथ और उसको एक फ्रिक्शनलेस पुली के ऊपर से पास किया गया. बट इस तरह की एक बॉडी तो वर्टिकल मूव कर रही थी, बट सेकंड वन इज मूविंग हॉरिजॉन्टल ऑन द स्मूथ सरफेस. उसमें जो हमने एक्सेलरेशन और टेंशन निकाला था. अब आपने ये चीज़ नोट करनी है कि इसका एक्सेलरेशन और केस 1 के एक्सेलरेशन में फ़र्क है, इसके टेंशन और उसके टेंशन में भी फ़र्क है. आपको ये दोनों यानी कि 4 फार्मूलाज जो हैं वो याद रखने होंगे. हाँ, आपको वो ये न्यूमेरिकल में देगा कि मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट बोथ आर वर्टिकल और वन इज़ अ वर्टिकल एंड वन इज अ हॉरिजॉन्टल. ये आपको देगा. अगर वो ये देगा तो आपको फिर ये फार्मूला लगाना होगा. जैसे कि एग्जांपल आप नीचे देखें 3.5 के 2 मैसेज दिए गए हैं 4 किलोग्राम एंड 6 किलोग्राम जो कि अटैच किए गए हैं एंड्स ऑफ एन इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग विच पासिस over a frictionless pulley such that mass 6 kg is moving over a frictionless pulley. यानी कि जो 6 kg है वो हॉरिजॉन्टल सरफेस पर है. तो यहाँ से पता लग गया कि ये जो बॉडी है ये बी बॉडी है और इसका मास क्या है, m2 है. इट मीन्स कि 6 kg इज m2. ये बेटा आपने ये इसको बड़ा कीनली देखना है कि 2 मैसेज तो दिए हैं 4 किलोग्राम एंड 6 किलोग्राम. यहाँ पर कौन सा है, उसने कहा 6 किलोग्राम इज मूविंग हॉरिजॉन्टल ऑन द स्मूथ सरफेस. इट मीन के m2 इज 6 kg. और नीचे सोल्यूशन में देखेंगे तो उसने m2 को ही 6 kg लिया. ठीक है. और m1 यानी कि 4 किलोग्राम इज मूविंग वर्टिकल, तो जो वर्टिकल मूव कर रहा है वो कितना है, 4 किलोग्राम. जब आप m1 और m2 फाइंड आउट कर लोगे अपने तौर पर तो फिर आपके लिए बहुत ईजी होगा, क्योंकि देखें m1 ओवर m1 प्लस m2 है और यहाँ पर तो क्योंकि चलो मल्टीप्लाई हो रहा है तो इशू नहीं है, यहाँ पर इशू होता है. क्योंकि अगर आपने यहाँ पर
1 की जगह 2 की वैल्यू पुट कर दीजिए, 2 की जगह 1 की वैल्यू पुट कर दीजिए, तो आपका आंसर जो है वो चेंज आएगा। सो आप देखें जी एक्सेलरेशन का फार्मूला m1 ओवर m1 प्लस m2 इंटू जी, वैल्यूज़ पुट करेंगे, एक्सेलरेशन 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आएगा। सिमिलरली आप टेंशन में m1 प्लस m2 ओवर m1 प्लस m2 इंटू जी पुट करेंगे, तो फिर आपके पास टेंशन जो है वो 24 न्यूटन होगी। तो आपने ये जो सेकंड टॉपिक है ये करना है, और एग्जांपल हमने क्या दी है जी 3.5 की मैंने आपको एक एग्जांपल भी दे दी है, आपने इसको भी अच्छी तरीके से तैयार करना। वैसे इसके न्यूमेरिकल भी रेलिवेंट हैं, वो फिर चलो मैं नेक्स्ट लेक्चर में वैसे आप अपने तौर पर इसका एक न्यूमेरिकल है जो पहला केस हमने किया था उसका भी एक न्यूमेरिकल मौजूद है 3.6, और इसका जो न्यूमेरिकल है वो है 3.7। बिल्कुल सेम, सिर्फ जस्ट वैल्यूज एग्जाम्पल में 4 और 6 दी गई है, तो वहाँ पर 26 और 24 दी गई, ठीक है। वो आपने सिर्फ वैल्यूज आपने अपने हिसाब से देखनी है, करना उसको आपने हल करने की कोशिश करनी है, फिर नहीं इन द एंड तो मैं इंशाल्लाह न्यूमेरिकल आपको करवा भी दूंगा एक बार। तो आज का टॉपिक हमने जो डिस्कस किया ये आपके पास सेकंड इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, दोनों में से कोई एक केस अक्सर बोर्ड में आ जाता होता है, आपने अच्छी तरीके से इसकी डेरिवेशन भी करनी है, और ये जो सारी थ्योरी लिखी हुई है आपने इसको भी साथ मेंशन करेंगे, और ये जो एक्स्ट्रा हमने किया जो कि बुक में नहीं है आप डायरेक्ट नहीं करेंगे, आप इसको इसी तरह ही सॉर्ट आउट करेंगे और फिर ये लेकर जाएंगे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। इसी तरह आप मेरा प्रैक्टिस करके एज़ यूजुअल मुझे सेंड करनी है, और अगर कोई क्यूरीज होंगे तो वो आपने मुझसे डिस्कस करनी है, और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम आपके साथ फिर एक बार मिलेंगे। नेक्स्ट टॉपिक हम फोर्स एंड द मोमेंटम की डेरिवेशन करेंगे, और साथ में कुछ न्यूमेरिकल्स को देखेंगे। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में फिर आपसे मुलाकात होगी। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।